नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम लाए हैं ईवीएस के 15 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए हर रोज़ लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है, यानी अगर आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो मतलब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मोटिव क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है कि हमको उस फील्ड में उस सब्जेक्ट पर महारत हासिल करनी होती है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण रोकना। नहीं, कोई ईवीएस का स्टडी करके ज़रूरी नहीं है कि कल से जो है सो पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निकल जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तीसरा है पर्यावरण के संकट को पहचानना, ये भी नहीं है। चौथा, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि ये सब कर ही लेगा, लेकिन ये ज़रूर करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी स्कूल में टिफ़िन होता है दोस्तों, तो बच्चे क्या होते हैं कि खेलते हैं, खाने के साथ खेलते भी हैं। उसके बाद जब क्लास लगती है तो बच्चे थक हार जाते हैं और ख़ास करके पढ़ाई के नाम पर और ज़्यादा थकावट उन पर हावी हो जाती है, बोरिंग लगता है पढ़ाई उनको। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एज ए टीचर आप क्या करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ये तो फिर वही थकाने वाली बात हो गई और उसमें पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा, किताब का कोई उसमें रोल ही नहीं होगा, न ब्लैक बोर्ड का रोल होगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करते, तो सब खराटा मार करके सोने ही लगेगा, पढ़ेगा कहाँ फिर। तीसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट है। इसलिए ये कह रहा है कि मान के चलिए कि किसी क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो बच्चे थोड़ा सा चाहेंगे कि उनको कुछ इंटरटेनिंग प्लस नॉलेज भी मिले। तो क्या होता है कि फ़ोटो वीडियो के द्वारा, साउंड के द्वारा बच्चे फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर से वो उस टॉपिक को फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, साउंड के माध्यम से बिना दिमाग पर जोर लगाए सब समझ लेंगे, सीख लेंगे। चौथा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये सब नहीं चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। ठीक है, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। अच्छी बात है, एज ए टीचर अगर आप जा रहे हैं बच्चों के साथ तो क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चे का क्या एक्टिविटी रहेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि यदि उन्हें कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो फिर टीचर के साथ जाने का क्या मतलब बनता है। अब बच्चे कुछ देखेंगे तो कॉपी में नोट करेंगे, फिर घर पर जाएंगे माँ बाप से पूछेंगे, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि उनको याद भी रहेगा, पूछना है कि नहीं पूछना है, ये तो मीनिंगलेस है। दूसरा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। हो ही नहीं सकता, बच्चे के मन में सवाल आएगा ही। और पहली बार अगर राजस्थान ट्रिप हो रहा है, बच्चा पहली बार राजस्थान जा रहा है तो उसके मन में एक नहीं 1000 सवाल आएंगे, क्योंकि उसके राज्य से, उसके प्रदेश से बिल्कुल अलग का वातावरण, अलग का जियोग्राफिकल कंडीशन, हर चीज़ अलग मिलेगा। तो क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आएंगे। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। बात सही है, आनंद तो उठाना ही चाहिए, लेकिन एज ए स्कूल ट्रिप सिर्फ आनंद की ही बात नहीं होनी चाहिए। चौथा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये नोट भी करना है और नोट के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, डिस्कस भी करना है और प्लस में टीचर्स के साथ भी डिस्कस करना है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा, सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पर अधिकार की बात ही नहीं हो रही है। शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। शिक्षार्थियों को
शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है सो मतलब दिमाग जो है, स्कूल जाने का अर्थ क्या होता है कि आपका हर क्षेत्र में दिमाग इन्वॉल्व हो। तीसरा है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एकदम राइट है, इसलिए सही है क्योंकि बाह्य वातावरण या बाह्य व्यक्तित्व जो होता है वो दिखावटी होता है। उसका हमारे इन फ्यूचर, हमारे भविष्य में, बच्चों के भविष्य में उसका कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन वही जो हमारा इंटरनल व्यक्तित्व जो होता है, जो हम डेवलप कर रहे होते हैं स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो मैटर करता है कि इन फ्यूचर आपका ग्रोथ, आपका स्किल, आपका जो है सो फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। चौथा है शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों पर ध्यान देने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर विद्यार्थियों पर ध्यान देने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, नहीं, कंट्रोल तो करना ही नहीं है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए, ये एकदम सही है। ये मोटिव जो है, जब बच्चे, मोटिव यही होना चाहिए कि बच्चे खुद से सीखें, खुद से ऑब्जर्व करें, खुद से एनालाइज करें किसी भी टॉपिक पर। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। मतलब सरल प्रयोग होगा तभी तो बच्चे खुद से सीखेंगे, और जो खुद से सीखेंगे आगे उसमें और इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आगे भी लेवल अप करके सीखेंगे। तीसरा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए कॉपी पेस्ट करना ही नहीं होता है। उसके बाद है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। जी नहीं, ये भी आपका गलत आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पर जो है आकलन में क्या क्या शामिल होने चाहिए। तो पहला है, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड हो गया। बच्चों से में डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाएगी, उसको लगेगा ये इसका लेवल है तो उसी हिसाब से उसको होमवर्क दिया जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। दूसरा है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ये आपका सही है, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, अब फ्री छोड़ना है क्लास में, किस लेवल तक सीख पाते हैं, किस स्पीड से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उल्टा सीधा सीखते हैं या अच्छा सीखते हैं या बुरा सीखते हैं, उसको ऑब्जर्व करके, उसको मतलब नोट करके और अभिभावकों के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। तीसरा है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उनके प्रगति, ये सब नहीं चलेगा। चौथा है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। परीक्षा को तो अब हमारा एनईपी सपोर्ट ही नहीं करता। सातवां जो है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो मान के चलिए कि बिहार का कोई स्कूल है, उसमें नेपाल का कोई बच्चा आ गया, मतलब बाहरी दूसरे देश से आए, तो मतलब आप एज ए टीचर क्लास में क्या करेंगे? विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए ये नहीं करना है। बढ़ावा जो है सो बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा, लेकिन मानेगा कोई नहीं। दूसरा, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, ये एकदम करेक्ट आंसर है। पक्षपात क्या होता है? पक्षपात जो होता है, ये मन में भावना होती है कि ये फलाने देश का है, ये हमारे यहाँ आया है, तो उसके साथ जो है सो पक्षपात शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, मतलब को कम करना है, रूढ़ियों को कम करना और विविधता को महत्व देना है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा है हमारा,
अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, नहीं, भला बुरा तो कुछ बोलना ही नहीं किसी की संस्कृति के बारे में। चौथा है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। कंपेयर तो करना ही नहीं कि हाँ हमारा संस्कृति बढ़िया है और इसका जो है सो इस बच्चा जो नया आया है इसका संस्कृति, इसके कंट्री का संस्कृति खराब है, ये तो और बेइज्जती वाली बात हो जाएगी अपने ही कंट्री की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो चुनौती क्या क्या है सो देखते हैं। रटना सीखना, नहीं, रोट लर्निंग को तो सपोर्ट ही नहीं करता एनईपी। समिति आधारित सीखने में किसी चीज़ पे बेस्ड मतलब बाध्य शिक्षा की नीति तो अब है ही नहीं। अवधारणाओं का विवरण नहीं, अवधारणा के हिसाब पर अब आगे बढ़ना ही नहीं है बच्चों को। नया चीज़ सीखना है, नया स्किल डेवलप करना है। चौथा है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। ये एकदम परफेक्ट तरीका है और ये चुनौती भी है, क्योंकि बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना, यानी बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको अवसर अपॉर्चुनिटी तो दे दी है, लेकिन उनका माइंड, उनका थिंकिंग लेवल राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चैलेंज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने की वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि, देखते हैं ऑप्शंस कथन क्या क्या है। वे सीखने के समृद्ध स्रोत है, नहीं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, नहीं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। चौथा है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। ये एकदम करेक्ट है, इसलिए कि ईवीएस जो है सो हमारे समाज से, हमारे मतलब परिवार से, हमारे मतलब बाजार से, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों को परिभ्रमण भी करवा करके या उनको बता करके कि हाँ हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा बाजार ऐसा होता है, ये सब होता है, तो बच्चे आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं। तो देखते हैं कि सही विकल्प चुनिए, तो केवल चौथा ही हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा। उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को अब क्या करना चाहिए? तो बच्चे की ये अवधारणा है कि उसके पास के तालाब का में जो पानी है उसका हरा रंग है, और ये पानी बच्चा देखता है कि वर्षा आकाश से होती है, तो आकाश का भी रंग जो है सो हरा है, या नीला भी यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो नीला है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सेट हो गया हुआ कि आकाश का रंग जो है सो नीला होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, नहीं, उसको क्लियर करना चाहिए कि भैया है क्या। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, ये भी तो राइट बात नहीं है। तीसरा, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात है कि उसको पूरा डिटेल बताना चाहिए कि हाँ आकाश का रंग हमें क्यों नीला दिखता है, पानी जो तालाब में है वो नीला क्यों दिख रहा है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसे अगला ऑप्शन है, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। सीधे बता देने से काम नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अगला क्वेश्चन है ईवीएस में सहपाठी आकलन है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, ये एकदम सही है। दूसरा, सीखने के बारे में नहीं, सीखने के परिणामों का आकलन नहीं, सीखने का आकलन। ये देखिए, सीखने के रूप में आकलन करना है, हमको सीखना है, मतलब सहपाठी आकलन क्या करना है, मतलब उसका मोटिव है कि हमको सीखना है। दूसरा, सीखने के बारे में आकलन नहीं, कितना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो आकलन नहीं करना है। सीखने के बाद रिजल्ट क्या होगा उसका आकलन नहीं करना है, सीखने का भी आकलन नहीं करना है। तो केवल हमारा फर्स्ट है, और ये पहला ही आपका राइट आंसर है। 12 नंबर है श्री सुहास समुदाय
से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है यातायात संकेत नहीं, चाय की दुकान सही हो जाएगा, प्रत्येक तालाब नहीं, सीवेज नली नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना नहीं। नदी के पानी के रंग से उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये आपका राइट आंसर है। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना नहीं। जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, गीता की एक कक्षा का विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? एज ए टीचर क्या करना चाहिए? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर कारगर बात हुई कहाँ। उसे अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, नहीं। तीसरा, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर है। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं। उसको क्या करना है कि उसका इंटरेस्ट भी जगाना है और उसको एक चैलेंज भी देना है, जिससे कि उसको लगे कि नहीं ये मैं पूरा कर सकता हूँ और वो इंटरेस्टेड होकर के आए स्कूल। और आ गए हम लोग अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में पेन कहाँ गया? हाँ, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रहा है उसमें अहंकार घमंड आना शुरू हो जाएगा बच्चे में। दूसरा, कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थियों को। ये भी तो बिल्कुल चौपट बात हो जाएगा। तीसरा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ये एकदम करेक्ट आंसर है। चौथा, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। ये भी गलत है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये 15 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।